हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम झांसी शब्द सुनते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? तोपें, तलवारें, घुड़सवार। हाँ, और 1857 की वो महान क्रांति। मतलब एकदम से ना युद्ध और शूरवीरों की छवि सामने आती है। हम्म। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि शूरवीरों की इस ऐतिहासिक धरती की आज के मॉडर्न इंडिया में एक बहुत बड़ी पहचान सॉफ्ट टॉयज है। सॉफ्ट टॉयज मतलब वो बच्चों वाले मुलायम खिलौने। ये तो एकदम ही वैसा वाला कॉन्ट्रास्ट हो गया। वही तो, एक रणभूमि आज के टाइम में आर्थिक विकास और सॉफ्ट टॉयज का हब कैसे बन गई? आखिर इसके पीछे का असली गणित क्या है? और इसी गणित और इस पूरे सफर को ना आज हम डिकोड करेंगे। आज की इस क्लास का विषय है झांसी जिला दर्शन। बिल्कुल। और आज हम बिल्कुल एक क्लासरूम लेक्चर की तरह झांसी के इतिहास, भूगोल, प्रशासन, वहाँ की इकोनॉमी और उसके फ्यूचर रोड मैप का पूरा विश्लेषण करेंगे। हाँ, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे। इन आंकड़ों के पीछे छुपे क्यों और कैसे को समझेंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये पूरी क्लास एकदम प्रामाणिक तथ्यों और नोट्स पर आधारित है। राइट। तो किसी भी जगह को अगर गहराई से समझना है ना, तो सबसे पहले उसकी जड़ों में जाना पड़ता है। झांसी की बात करें तो 1631 यानी 1631 का साल इतिहास में बहुत अहम है। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था? यही वो साल था जब वीर सिंह बुंदेला ने इस शहर की स्थापना की थी। और इसे बुंदेलों की नगरी तो कहते ही हैं, पर इसका एक और बड़ा ऐतिहासिक उपनाम है, बलवंत नगर। बलवंत नगर। ये तो काफी मजबूती वाला नाम लग रहा है। हाँ, और इसकी ताकत वहाँ के इतिहास में दिखती भी है। अगर हम पूरी टाइमलाइन देखें ना, तो ये किसी एक राजवंश की कहानी नहीं है, ये अलग अलग सभ्यताओं का एक पूरा कॉम्बिनेशन है। जैसे प्राचीन काल में यहाँ चंदेल राजवंश का गहरा प्रभाव था। एग्जैक्टली। चंदेलों ने ही यहाँ की वास्तुकला की नींव रखी थी, जो आज भी पुराने निर्माणों में दिखती है। लेकिन वास्तुकला भले ही चंदेलों ने दी, पर इस जगह को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पहचान शायद मध्यकाल में मिली, जब बुंदेला राजपूतों का वर्चस्व आया। हाँ, मध्यकाल में वीर सिंह बुंदेला और महाराजा छत्रसाल की विरासत ने इसे सच में बुंदेलखंड का दिल बना दिया। फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब मराठा युग शुरू हुआ। राइट। पेशवा बाजीराव, सिंधिया और होलकर शासकों ने यहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बनाया। उनकी टाइम में किलेबंदी और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा मॉडर्नाइजेशन हुआ था। और अंत में वो दौर आया जिसे पूरी दुनिया जानती है, ब्रिटिश काल। इसी दौर में झांसी रियासत का औपचारिक गठन हुआ और रानी लक्ष्मीबाई का वो ऐतिहासिक संघर्ष सामने आया जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। लेकिन एक बात यहाँ मुझे हमेशा खटकती है, और दोस्तों सोचिए इस बारे में कि चंदेलों से लेकर बुंदेला, फिर मराठा और आखिर में अंग्रेज, हर कोई झांसी को अपने कब्जे में क्यों रखना चाहता था? हाँ, ये सवाल उठना लाजमी है। मतलब सत्ता का ये ट्रांजिशन इतना डेंस क्यों था? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ सोने या हीरे की खदानें थी? जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में इस टाइमलाइन को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है कि ये सत्ता संघर्ष खदानों के लिए था ही नहीं, ये पूरा गेम कंट्रोल का था। कंट्रोल? हाँ, मतलब लोकेशन की वजह से? एग्जैक्टली। झांसी की जो भौगोलिक और स्ट्रेटेजिक स्थिति थी ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ने वाले नेचुरल रूट का एक मेन प्रवेश द्वार था। ओह, गेटवे टू द साउथ। हाँ, मतलब जो शासक झांसी के किले पर बैठा है, वो उत्तर से दक्षिण जाने वाले पूरे ट्रेड और मिलिट्री रूट को कंट्रोल कर रहा है। कमाल है। अगर ये इतना बड़ा प्रवेश द्वार था, तो आज के मॉडर्न मैप पर एक ऐसा दिखता है। मुझे तो ये एक ऐसे तिकोने, ये वेज की तरह लगता है, जो यूपी से निकलकर एमपी के अंदर तक धंसा हुआ है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। आज के टाइम में झांसी का कुल क्षेत्रफल लगभग 5024 यानी 5024 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये तो काफी बड़ा एरिया है। हाँ, और अगर आप इसका मैप देखें ना, तो इसके उत्तर में जालौन है, पर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से ये एमपी की बाउंड्री से टच होता है। दक्षिण में ललितपुर और एमपी है, पश्चिम में पूरी तरह एमपी से घिरा है और पूर्व में हमीरपुर और महोबा है। इसी बाउंड्री वाली लोकेशन और वो जो गेटवे वाला इतिहास था ना, उसे देखकर मुझे लगता है कि झांसी पूरे बुंदेलखंड का एक बड़ा चौराहा या इंटरसेक्शन है। एकदम चौराहा। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि मिडिल इंडिया को जोड़ने वाला एक हब है। खासकर यहाँ से गुजरने वाले नेशनल हाईवेज देखें, NH7, NH25, NH26, NH75 और NH76, एक ही जिले से इतने बड़े हाईवेज गुजर रहे हैं। वही तो, और यही कनेक्टिविटी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को भी बढ़ाती है। ये सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि झांसी अपने आप में एक पूरा मंडल है, जिसके अंदर झांसी, जालौन और ललितपुर आते हैं।
और अगर हम झांसी जिले के अंदर के प्रशासन की बात करें तो वो कैसा है? वो भी काफी फैला हुआ है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ एक नगर निगम है। अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें तो एक लोकसभा सीट है और 4 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन से? गरौथा, मौरानीपुर, झांसी नगर और बबीना। ग्राउंड लेवल पर काम के लिए इसमें 5 तहसीलें हैं: झांसी, मौत, मौरानीपुर, गरौथा और तहरौली। अच्छा, और ग्रामीण प्रशासन? रूरल एरिया में 8 विकास खंड है और अगर विलेजेस की बात करें तो यहाँ कुल 745 गांव हैं और 495 ग्राम पंचायतें हैं। 745 गांव, मतलब आज भी ये जिला अपनी ग्रामीण जड़ों से बहुत गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल, और जो हम इन गांवों की बात करते हैं तो सीधे पॉपुलेशन डेटा पर आते हैं। झांसी की कुल आबादी लगभग 20 लाख के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन 19,98,603 है, जिसमें मेल पॉपुलेशन लगभग 10,57,000 है और फीमेल लगभग 9,41,000। पर पता है, एक डेटा जो सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है इसका जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 398 लोग रहते हैं। वेट, सिर्फ 398? यूपी के बाकी बड़े जिलों में तो ये 800 या 1000 के ऊपर होता है। ये इतना कम क्यों है? क्या वहाँ का भूगोल लोगों को पास पास बसने से रोकता है? हाँ, इसका डायरेक्ट कनेक्शन नेचर से है। झांसी और पूरे बुंदेलखंड का बड़ा हिस्सा पथरीला और पथारी है। पानी की अवेलेबल होना हमेशा से एक चैलेंज रहा है, तो लोग वहीं बसे जहां थोड़ी खेती या पानी मिल सका। मेक सेंस। और बाकी डेमोग्राफिक्स क्या कहती हैं? यहाँ की डेकेडल ग्रोथ रेट यानी दशकीय वृद्धि दर 14.45% है। ओवरऑल लिटरेसी 75% है और कुल लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो 890 है। ये ओवरऑल फिगर्स तो ठीक लगते हैं, पर कहानी ना तब पलटती है जब हम इसे अर्बन और रूरल में तोड़कर देखते हैं। हाँ, वहाँ काफी बड़ा डिफरेंस है। मतलब शहरी आबादी करीब 8.33 लाख है और ग्रामीण आबादी लगभग 11.65 लाख है, यानी मेजॉरिटी आज भी गांव में है। और यहीं पर हमें लिंगानुपात में एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड दिखता है। शहरी इलाकों का सेक्स रेशियो 887 है, जबकि रूरल एरियाज का 893 है। एक मिनट, ये तो हमारी नॉर्मल थिंकिंग के बिल्कुल उलट है। वही तो। हम तो यही सोचते हैं ना कि लोग अच्छी एजुकेशन और हेल्थ के लिए शहरों में जाते हैं तो वहां का सेक्स रेशियो बेहतर होना चाहिए। अगर रूरल सेक्स रेशियो 893 है, मतलब बेहतर है, तो इसका मतलब गांव में बेटियां बच रही हैं। पर क्या इसका ये भी मतलब है कि उनकी लाइफ की क्वालिटी भी अच्छी है? राइटली सर। शिवांश मिश्रा सर ने इसीलिए इन शहरी और ग्रामीण आंकड़ों को अलग-अलग करके प्रस्तुत किया है, ताकि हम असली प्रॉब्लम को पकड़ सकें। अच्छा, असली प्रॉब्लम क्या है? रूरल सेक्स रेशियो देख के हम खुश हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम ग्रामीण महिला साक्षरता यानी रूरल फीमेल लिटरेसी देखते हैं ना, वो एकदम धड़ाम से गिरकर सिर्फ 55% रह जाती है। ओह, सिर्फ 55%? हाँ, जबकि अर्बन लिटरेसी ओवरऑल 81% है, जिसमें मेल 88 और फीमेल 74% है। पर गांव में औरतों के लिए ये सिर्फ 55% है। मतलब बेटियां गांव में सुरक्षित तो हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर स्कूल नहीं भेजा जा रहा या वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं। एग्जैक्टली। और ये 55% का आंकड़ा प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके पीछे क्या रीजन है, उस पर हम आगे आएंगे। पर पहले उन 11 लाख गांव वालों की बात करते हैं जो डायरेक्टली खेती पर निर्भर है। इस पथरीली जमीन पर सरवाइव करने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए? पानी। और इसीलिए झांसी का पूरा एग्जिस्टेंस वहां की नदियों और डैम्स पर टिका है। बेतवा नदी यहाँ का सबसे मेन वाटर सोर्स है और धासण नदी इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। इन्हें तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं ना? हाँ, पर मैं तो बेतवा नदी को सिर्फ जीवन रेखा नहीं बल्कि इस पूरे एरिया का नर्वस सिस्टम मानता हूँ। नर्वस सिस्टम? वो कैसे? जैसे ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम की नसें पूरे शरीर को जिंदा रखती हैं, सिग्नल्स भेजती हैं, और वैसे ही बेतवा और उसकी सहायक नदियां इस सूखे और पथरीले एरिया के छप्पे छप्पे में लाइफ फ्लो करती हैं। ये बहुत ही प्यारी एनालॉजी है। और अगर बेतवा नर्वस सिस्टम है तो यहाँ बने हुए बड़े बड़े बांध उसके वाल्व्स हैं जो पानी के प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ताकि जब भीषण गर्मी पड़े तो ये सिस्टम फेल ना हो। सही बात है। और ये बांध कौन कौन से हैं? इनमें परिछा बांध, सुकमा दुकमा बांध। सुखमा दुखमा, ये नाम याद रखना आसान है, थोड़ा कैची है। हाँ, सुकमा दुकमा बांध, सप्रार बांध, ललितपुर बांध, पथराई बांध और सबसे फेमस रानी लक्ष्मीबाई बांध शामिल हैं। और इन बांधों से खेत तक पानी ले जाने के लिए नसें भी बिछाई होंगी, मतलब कैनाल्स। बिल्कुल। सप्रा नहर, बेतवा नहर, धासन नहर और कोड़ा नहर, ये सब मिलकर ना इरिगेशन का एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं। और सिर्फ इरिगेशन नहीं,
इनसे बिजली का उत्पादन भी होता है। झीलें भी तो हैं यहाँ कुछ खास। हाँ, परीक्षा झील, भासने जलाशय और बरवा सागर झील, जिसे एग्जाम और इकोलॉजी के नजरिए से अति महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ये जो पूरा वाटर सिस्टम है ना, हाँ, यही डिसाइड करता है कि वहाँ की इकोनॉमी कैसे चलेगी। हाँ, क्योंकि जमीन पथरीली है और पानी रेगुलेटेड है, तो खेती भी वैसी होगी। एग्जैक्टली। यहाँ के किसानों ने यहाँ के वेदर के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठा लिया है। यहाँ गेहूं, चना, सरसों, ज्वार, बाजरा और दलहन फसलें उगाई जाती हैं। जो कम पानी में भी सरवाइव कर लें। हाँ, पर इसी खेती से जुड़ी एक बहुत ही कमाल की इकोनॉमिक न्यूज़ आई है हाल ही में। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये आना बहुत ज़रूरी है कि 30 मार्च 2024 को झांसी के कथिया गेहूं को जीआई टैग मिल गया है। ओह वाह, जीआई टैग, ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये काठिया गेहूं कुछ अलग होता है क्या? हाँ, ये एक टाइप का हार्ड व्हीट या सख्त गेहूं होता है और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसे उगाने के लिए वही सूखा और गर्म मौसम चाहिए जो बुंदेलखंड में मिलता है। क्या बात है, मतलब जो वेदर उनकी वीकनेस लगता था वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। बिल्कुल। जीआई टैग का मतलब है अब इसकी ग्लोबल ब्रांडिंग होगी। पास्ता और सूजी बनाने के लिए इस काठिया गेहूं की वर्ल्ड वाइड डिमांड होती है। बिल्कुल, और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर की क्लास में हम देखते हैं, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ इस काठिया गेहूं के जीआई टैग वाले लेटेस्ट करंट अफेयर्स को भी बिल्कुल सीमलेसली कनेक्ट कर दिया है नोट्स में। यही तो ब्यूटी है इन नोट्स की। पर जब हम इकोनॉमी और इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैं वापस उस सॉफ्ट टॉयज वाले पॉइंट पर आना चाहूंगी। हाँ, वो शूरवीरों की धरती और मुलायम खिलौने वाला कॉन्ट्रास्ट, ये हुआ कैसे? देखो, मिनरल्स और हेवी इंडस्ट्रीज के ऑप्शन वहां लिमिटेड है। थोड़ा बहुत ग्रानाइट और बालू मिल जाता है, और बड़े इंडस्ट्रीज में थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट, पेट्रोलियम और आयुर्वेदा है। राइट। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ग्राउंड लेवल पर रोजगार देना, खासकर महिलाओं को। तो ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सॉफ्ट टॉयज को चुना गया। अच्छा, क्योंकि इसमें कैपिटल कम लगती है और घर बैठे काम हो सकता है। एग्जैक्टली। और इस सॉफ्ट टॉयज इंडस्ट्री ने वहां की औरतों को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दी है, बिना किसी हेवी मशीन सेटअप के। ये सच में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि शहर सिर्फ हिस्ट्री से नहीं चिपका है, वो आगे के नए रास्ते ढूंढ रहा है। और ये नया अप्रोच वहाँ के एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी दिखता है। हाँ, वहाँ के संस्थान नेशनल लेवल के हैं। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। फिर मैथिली शरण गुप्त जी की मेमोरी से जुड़ी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी वहीं है। और मेडिकल के लिए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है। पर एक संस्थान जिसने मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया वो है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान। फॉर्डर रिसर्च। हाँ, सोचिए पूरे इंडिया में चारागाह पर इतनी बड़ी रिसर्च झांसी में क्यों हो रही है? इसका सीधा कनेक्शन उस ज्योग्राफी से है जिसकी हमने बात की। जहां पानी कम है वहां जानवरों के लिए कम पानी में उगने वाला चारा डेवलप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। ये तो पॉइंट है। और इसी लाइन में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र यानी एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर भी है वहां, जो ये रिसर्च करता है कि पेड़ और फसल दोनों एक साथ कैसे उगाएं ताकि मिट्टी की नमी बची रहे। और इसके अलावा रेल कोच नवीनीकरण कारखाना यानी रेल कोच रिफर्बिशिंग फैक्ट्री भी वहां के इंडस्ट्रियल सेटअप का बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। और एक और फ्यूजन वहां देखने को मिलता है, हिस्ट्री और मॉडर्न टेक का। झांसी में देश का पहला मेजर ध्यानचंद डिजिटल हॉकी म्यूजियम बनाया गया है। ओह हाँ, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का झांसी से बहुत गहरा नाता रहा है। उनकी मेमोरी को ऐसे इंटरैक्टिव डिजिटल तरीके से प्रिजर्व करना एक शानदार इनिशिएटिव है। हाँ, एक तरफ ये डिजिटल म्यूजियम है और दूसरी तरफ वहाँ के पुराने किले, झांसी का किला, रानी महल जो अपनी बुंदेली आर्ट के लिए फेमस है, फिर बरवा सागर का किला और गंगाधर राव की छतरी। रिलीजियस टूरिज्म में भी झांसी काफी आगे है। पंचमथा मंदिर, गणेश मंदिर, जराई का मठ और सेंट जूड्स चर्च, ये सब वहाँ के फेमस स्पॉट्स हैं। पार्क्स और म्यूजियम्स भी तो है, जैसे राजकीय संग्रहालय, कंपनी बाग, नारायण बाग, लक्ष्मी ताल और स्वर्ग आश्रम। ये सब मिलकर झांसी को एक कंप्लीट टूरिज्म पैकेज बनाते हैं। तो ये सब तो हो गया पास्ट और प्रेजेंट, लेकिन आगे क्या? इसका फ्यूचर रोड मैप किस तरफ जा रहा है? फ्यूचर के लिए वहाँ काफी अग्रेसिव काम चल रहा है। झांसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से शहर को मॉडर्न बनाया जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, जो उन 5 हाईवेज का डायरेक्ट फायदा उठाएगा। और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी तेजी से लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है सबसे बड़ा गेम चेंजर जल जीवन मिशन होगा। वो कैसे? देखो, जल जीवन मिशन का टारगेट है हर घर में नल से पेयजल पहुंचाना। अब सोचिए दोस्तों, हमने शुरू में बात की थी कि रूरल फीमेल लिटरेसी से 55% है, याद है? हाँ, ग्रामीण महिला साक्षरता। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है?
गांव में आज भी औरतों और बच्चियों का आधा दिन तो दूर से पानी भर के लाने में ही निकल जाता है। जब ये मिशन 100% सक्सेस होगा और घर घर पानी आएगा तो वो टाइम बचेगा। ओह वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, वो बचा हुआ टाइम और एनर्जी वो सीधे पढ़ाई और अपने डेवलपमेंट में लगा पाएंगी। मतलब वो पाइपलाइन सिर्फ पानी नहीं दे रही, वो असल में एजुकेशन के दरवाजे खोल रही है। क्या कमाल का पर्सपेक्टिव है ये। सच में प्रॉब्लम्स का असली सॉल्यूशन बेसिक इंफ्रा के डेवलपमेंट से ही आता है। और झांसी सच में एक बेहतरीन एग्जाम्पल बन रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन का। बिल्कुल। तो दोस्तों, झांसी के इस पूरे विश्लेषण और इस डीप डाइव के बाद पीडीएफ और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मंत्रा ऑफिशियल को ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।